हेलो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर इग्नो का है। चैप्टर नंबर सेकंड, इसका कोड है BHDLA 137। इसका कोड है। ये आपका हिंदी का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। पहले हम किसकी बात करेंगे? उच्चरित भाषा की प्रकृति, कि हमारे उच्चरित भाषा की प्रकृति होती क्या है। इसकी प्रकृति के भाषा मानव समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि हम जब भी किसी से भी बात करना होता है तो हम बिना शब्द के या बिना बोले नहीं कर सकते। वैसे तो लिखित भाषा वो अलग है, बट अगर हम अपने परिवार की बात करें, अपने पेरेंट्स की बात करें, तो हम अपने पेरेंट्स से बोल कर ही बात करते हैं और अपने बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से, अपने भाव। तो हमारे लिए उच्चरित भाषा की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बोलकर, दूसरा लिखकर अपनी बातें हम उच्चरित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। उच्चरित रूप के माध्यम से संप्रेषण के लिए ये जरूरी है कि सुनने वाला मतलब श्रोता हमारे सामने हो। अगर हम बोलकर बातें कर रहे हैं, अगर मेरे को अपनी नानी से बात करना हो, अगर मेरी नानी गांव में है और मैं यहाँ पे बोल रही होंगी तो उन्हें नहीं सुनाई देगा। तो उच्चरित भाषा के लिए सबसे मेन क्या है कि लोगों का या किसी व्यक्ति का सामने होना। अगर इंसान फेस टू फेस होगा तभी उच्चरित भाषा पॉसिबल है। मानव शिशु जन्म लेने के कुछ ही वर्षों बाद अपनी मातृभाषा को बोलना शुरू कर देता है। भाषा के उच्चरित रूप को वह अपने परिवार, परिवेश और समाज में अर्जित करता है। इस लाइन का मतलब है कि अगर कोई भी बच्चा भाषा बोलता है या अपनी मातृभाषा है किसी की भाषा, इससे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वह पैदा कहाँ हुआ है। उससे ये इम्पोर्टेंट है वो रहा कहाँ है, पैदा कहाँ हुआ है, कौन सी जगह है, वहाँ पे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो बच्चा जहाँ भी रहता है वहाँ की भाषा अपने आप सीख लेता है। मनुष्य उच्चरित भाषा अपने परिवेश से स्वतः ही सीख लेता है। परिवेश मतलब होता है जहाँ वह रहता है, वह भाषा खुद ही सीख लेता है। जैसे कि अब देख लो, काफ़ी लोग गांव के होते हैं मगर दिल्ली आने के बाद दिल्ली की भाषा सीख लेते हैं, तो यहीं की तरह वो भी बोलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये ज़रूरी है हम रहते कहाँ पर हैं, हम कहाँ की भाषा सीख रहे हैं, हमारे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। उच्चरित भाषा रूप को सीखने की ये प्रक्रिया अनायास मतलब कि अनकॉन्शियसली होती है। अनकॉन्शियसली मतलब क्या होता है, कोई हमें ये भाषा सिखाता नहीं है कि आप ऐसे बोलो वैसे बोलो, नहीं। अगर हम जिसके साथ या जहाँ पर रह रहे हैं हम उनकी भाषा खुद पे खुद सीख जाते हैं। अनकॉन्शियसली उनकी भाषा हम सीख जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मानव शिशु को प्रारंभिक वर्षों में किसी भी भाषा परिवेश में रखा जाए वह उसका बोलचाल का रूप सीख लेता है। मैंने जो बात आपको पहले बताई थी, ये बात फिर रिपीट हो रही है कि अगर किसी भी बच्चे को जहाँ पर हम ले जाते हैं या जहाँ पर हम रखते हैं वो वहीं की भाषा सीख जाता है। हिंदी की बोलियों में हम ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही आदि का नाम ले सकते हैं। ये हमारी सारी क्या हैं? भाषाएं।
मगर सब लोग कहते हैं ना हम हिंदी बोल रहे हैं, मगर सबका लहजा अलग होता है बात करने का। अब हिंदी का उच्चरित रूप एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। भिन्न मतलब अगर हम बोलते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी अभी गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका हिंदी बोलने का तरीका अलग होता है, हमारे हिंदी बोलने का तरीका अलग होता है। तो ये सारे हमारे हिंदी के रूप हैं कि बोल हम वही शब्द रहे हैं, बट सबका लहजा और हिंदी बोलने का तरीका अलग है। उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप से एक और नाम दिया गया है, जिसे बोलते हैं हम वाक। वाक मीन्स स्पीच। वाक का तात्पर्य ही है कहना। अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है। अगर हम किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी भाषा है मौखिक, जिससे हम एक दूसरे को बोल देते हैं, अपनी भाषा बता देते हैं, अपने भाव। अनेक विद्वान ये भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। आप सबको पता है, जब बच्चा पैदा होता है वहीं से उसका बोलने का प्रोसेस चालू हो जाता है, वहीं से वो रोना सीखता है। रोने का मतलब भी वही, वो हमें संकेत दे रहा है कि मुझे भूख लग रही है। इसका मतलब हमारी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं लिखित भाषा की प्रकृति। जो हमने पहले करी वो हमारी क्या थी, उच्चरित भाषा की प्रकृति। उच्चरित में मौखिक भाषा की प्रकृति। अब हम बात करें लिखित भाषा की प्रकृति क्या होती है। लिखित मतलब जो हम लिख कर बातें करते हैं, जैसे मैसेज वगैरह पर हो गया, या हम फॉर्मल भी करते हैं लेटर के थ्रू। लिखित भाषा की तुलना उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग करने वाले अपने परिवेश से स्वतः ही सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, बच्चा अगर जहाँ भी रहता है वहाँ की भाषा सीख लेता है। तो ऐसे ही इसीलिए हम लिखित भाषा से ज़्यादा उच्चरित भाषा को महत्व देते हैं। उच्चरित भाषा ही मनुष्य के समाजीकरण का आधार होती है, लेकिन इससे लिखित भाषा का महत्व कम नहीं हो जाता। कहने का मतलब अगर हमें समाज बनाना है या समाज में रहना है तो इसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। तो बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो लिखित भाषा है उसका महत्व कम हो गया है, उसका महत्व कम नहीं होता है। हमारी लिखित भाषा भी उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी हमारी उच्चरित भाषा होती है। भाषा का लिखित रूप हमारी सभ्यता का परिणाम है। सभ्यता मतलब अगर हमें लिखित में है तो हमें अपनी सभ्यता के बारे में पता चलता है। सभ्यता जैसे आपको पता है हमारे ग्रंथ लिखित में है, जिसे हम आज भी उसी तरीक़ा से कर सकते हैं जैसे हमारे पहले के गुरु वगैरह करते थे। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा लिखित रूप अभी भी उपलब्ध है। वह एक ऐसा उत्पाद है जिसे हमारी सभ्यता ने आकार दिया है, और वह एक ऐसा औजार है जिसने मानव सभ्यता की निखारा है। औजार का मतलब अगर लिखित रूप में है तो हमें पहले की अच्छी चीज़ें भी मिलेगी उसी तरह जैसे हमारी अब है। हम गणेश की लिखित भाषा का आविष्कारक मानते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी रामायण है वो महाभारत है जो वो किसने लिखी है, आपको पता ही होगा। हमारी महाभारत श्री गणेश जी ने लिखी है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लेखनी की तरह इस्तेमाल किया। आपको पता है गणेश जी ने अपना दांत को तोड़ दिया था और उसी दांत के द्वारा उन्होंने लिखना शुरू किया था महाभारत को। ये भी माना जाता है कि वेद व्यास ने मौखिक रूप से महाभारत का उच्चारण किया और गणेश ने उसे लेखनीबद्ध किया।
जैसे इसके अंदर हमारी दोनों बातें आ जा रही हैं, उच्चरित भाषा भी और लिखित भाषा भी। तो लिखित का मतलब जो हमारे गणेश जी कर रहे हैं, उच्चरित मतलब जो हमारे वेद व्यास जी कर रहे हैं। पहला देख लेते क्या कर रहे हैं। अधिकतर लोगों के लिए इसे सीख पाना अत्यंत कठिन था। आपको तो पता है लिखना भी सबके लिए कठिन है अभी भी फिलहाल। इसीलिए ये मान्यता बनी कि भाषा के लिखित रूप का निर्माण मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, ये ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त हो सकता है। प्रदत्त में ईश्वर ही ये काम कर सकता है, मनुष्य नहीं। तो इसीलिए जो हमारा लिखने का काम करते हैं, आपको पता है गुरु वगैरह करते हैं, पंडित वगैरह करते हैं, जो भगवान जी के ज़्यादा निकट होते हैं। इसीलिए केवल ये अधिकार, इसका प्रयोग वही कर सकते हैं जो ईश्वर को निकट हो, अर्थात पुजारी और वेद यज्ञ। आपको पता होता है पंडित जी बहुत करीब होते हैं भगवान जी के। अब हम बात करने जा रहे हैं उच्चरित और लिखित भाषा के भेद। बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा में ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ध्वन्यात्मक मतलब होता है बोलकर जबकि लिखित भाषा में लेखनीय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। आपको समझ आ गया होगा। ध्वन्यात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य के उच्चारण, अय्यो उच्चारण, प्रत्ययन, मुख, ओरल एक्टिविटी में उच्चारण अवयवों के संचालन, वायु के दबाव और उतार चढ़ाव के साथ जुड़ता है। आपको पता होता है अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, माध्यम। क्या माध्यम है? अगर हम फेस टू फेस बात करें उसका माध्यम क्या है, हवा। हवा के द्वारा हमारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास जाती है। बोलचाल की भाषा या वाक मतलब स्पीच के उत्पादन में वायु फेफड़ों से निकलकर बाहर आती है। एक अध्यापक लिखे हुए पाठों या पुस्तकों के आधार पर कक्षा में अध्यापन करता है। अध्यापन मतलब अध्ययन करता है या करवाता है। लेकिन पाठ की लिखित भाषा और अध्यापक की मौखिक भाषा एकदम भिन्न हो जाती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर हम स्कूल में जाते हैं, अगर टीचर हमें कुछ भी अध्ययन करवाते हैं तो क्या बुक के एज इट इज़ टीचर बोलते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जो टीचर बोलते हैं वो बुक से काफ़ी अलग हो जाता है, क्योंकि वो टीचर के खुद के वर्ड होते हैं, मतलब उनके खुद के शब्द होते हैं। अगर हमें किसी को भी समझाना है तो आधी बातें हम अपनी बताएंगे और आधी किताब की भाषा बोलेंगे। इसी तरह यदि आप किसी व्यक्ति का भाषण रेखांकित करें और फिर उसका लिप्यांकन मतलब स्क्रिप्टिंग करें तो आपकी बहुत कठिनाई होगी। इसका कारण यही है कि बोलते समय भाषा की संरचना भिन्न होती है। कहने का मतलब, अगर हमें कोई भी कुछ बोल रहा हो और उसे लिखना हो तो इंसान के बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। कुछ वर्ड अगर कुछ और उसका मतलब होगा तो हम जो सुनेंगे वही लिखेंगे, तो हम गलत लिख जाते हैं कभी कभार। तो हमारी जो संरचना है बोलने और लिखने की अलग हो जाती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं वर्तनी के स्तर पर। अब मुसलमान है तो हम क्या बोलते हैं, मुसलमान। कलयुग है तो हम कलयुग। समझ आ रहा है हम बोलते क्या हैं और लिखते क्या हैं उस शब्द को। उच्चरित क्रिया रूप कहाए, कहे गए। समझ आ रहा है आपको। पूछेंगे, पूछेंगे। अन्य प्रयोग, पसान की नाई, पसान की तरह। संप्रेषण व्यवस्था में एक और वक्ता, लेखक मतलब कि एड्रेसर होता है जो संदेश मतलब मैसेज भेजता है, और दूसरी तरफ श्रोता मतलब जो सुनता है, एड्रेसी रहता है जो इस संदेश को ग्रहण करता है। समझ आ गया होगा आपको।
कथ्य को संदेश के रूप में बांधने की प्रक्रिया को कोडीकरण कहा गया है। श्रोता भी संदेश के भाव को ग्रहण करने के लिए इसी कोड की सहायता लेता है। संदेश में निहित कथ्य को पाने की प्रक्रिया को भी कोडीकरण कहा जाता है। आप इस चित्र को देखिए, इसके अंदर क्या है, ये हमारा क्या है, वक्ता, और ये हमारा संदेश है, और ये संदर्भ है, कोड, फिर हमारा ये क्या है, श्रोता जो सुन रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस ऐसे ही चलता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसके, इसी चैप्टर के।